जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके के, जो कि आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वो जीके के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को डेली आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है ना। डेली आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगा और डेली क्लास हुआ करेगा, ठीक है। रीजनिंग की आपसे क्लास भी स्टार्ट मैं कर रहा हूं, जो कि आप लोग और रीजनिंग का मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन में आप लोगों को कराने वाला हूँ। जो कि अपने क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मेरे वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग जरूर क्लास को देखें। रोज ही आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दिया करूंगा और रोज ही क्लास हुआ करेगा आप लोग। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और पीडीएफ को एक ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है ना। ध्यान से प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने क्लास पे आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। देखिए पहले मैं बताता हूँ कि जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ही होगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या शांति स्वरूप भटनागर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए आप लोगों को अगर याद है क्वेश्चन तो कमेंट में इसके आंसर जरूर आप लोग टाइप करें, ठीक है। ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में रोज ही मैं डाल देता हूं, जो कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पीडीएफ मैं वहीं पर देता हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट को लगाएं और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो चलिए हम लोग अपने आंसर पे चले आते हैं। आप लोगों का आंसर होगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर मैं फर्स्ट ऑप्शन बता देता हूं कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए कालिदास, जो ये देखिए कालिदास सम्मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये VVI है, ठीक है। ये कालिदास सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल दूं, कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आप लोगों को कालिदास सम्मान मिलता है, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार, मैं बता दूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में किसे दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है या कोच को दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ऑप्शंस रहेंगे, खिलाड़ी को दिया जाता है या कोच को दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन देंगे कि आप लोग ऑप्शन लगाएंगे कोच को दिया जाता है, ठीक है ना। जो खिलाड़ी के गुरु होते हैं कोच, ठीक है ना, कोच आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, अब बी चंद्रमा, सी सूर्य या डी मंगल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है। तो आपके आंसर आएंगे सी सूर्य, ठीक है ना, सी सूर्य। पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है। वहीं पे पृथ्वी की बात कर लें तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से ग्रह को कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, शुक्र, ठीक है, शुक्र। अब देखिए यहीं पे मंगल की बात कर लें तो आप लोगों को पता है कि मंगल सबसे लाल ग्रह है, ठीक है ना, मंगल सबसे लाल ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए मैं सब ऑप्शन बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेज क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज ए सेज, सेज क्या है। आपके ऑप्शंस हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या वरीय आर्थिक क्षेत्र या निजी आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए तो सेज क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर बी, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डेविस कप, देखिए यहाँ पे डेविस कप 2021 किस देश के टेनिस महासंघ ने जीता है, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं भारत, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए डेविस कप 2021 का रूस ने जीता है, ठीक है ना, रूस ने जीता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, रूस। क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे भारत से, आखिर 2023 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है, ठीक है ना। मेजबान कौन कर रहा है, तो भारत ही कर रहा है, ठीक है ना। ये पहली बार 2023 में भारत मेजबान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी फाओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक मुख्यालय का क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मुख्यालय के 15 से 20 ऐसे गिने चुने जो कि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं वो PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक मुख्यालय के क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने आंसर पे चले आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं वियना, वाशिंगटन DC, रोम या पेरिस। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर क्या होगा। तो आप लोगों का आंसर होगा रोम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ का मुख्यालय कहाँ है, रोम यानी इटली में, ठीक है ना, इटली, रोम यानी इटली। मैं पहले ही बता चुका कि वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है, तो विश्व बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिंग मिंग नामक पुस्तक के लेखक व लेखिका कौन है, ठीक है। ऑप्शंस है मिशेल ओबामा, जसविंदर विलान, पावला हॉकिंस या बेंजामिन ग्रैहम, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं कि बुक से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक ऑथर के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, राइटर के नाम पूछे जाते हैं। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस PDF से उस सभी राइटर का आप लोग नाम याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 ही है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपके ऑप्शंस क्या होंगे। तो देखिए बिंग मिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये मिशेल ओबामा ने लिखा है, ठीक है। पे मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए पाउला हॉकिंस का मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, ठीक है ना, ये 100% आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा इनका बुक है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इनका कौन सा बुक है, तो मैं बता दूं कि इनका बुक है द गर्ल, ठीक है ना, द गर्ल इन द ट्रेन, ठीक है ना, द गर्ल इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। बता दूं कि पावला हॉकिंस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो कि पूछने के चांस बन सकता है, तो इनका बुक है, पावला हॉकिंस का बुक है द गर्ल इन द ट्रेन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक दो बुक के और मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि हमारे PM, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, ठीक है ना, मोदी जी का बुक कौन सा है, तो देखिए इनका बुक है एग्जाम वॉरियर, ठीक है, एग्जाम वॉरियर, ठीक है ना, एग्जाम वॉरियर। एक और बुक बता देता हूं, जैसे कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बुक कौन सा है, PM प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का बुक कौन सा है, तो द चेंजिंग इंडिया, ठीक है ना, द चेंजिंग इंडिया, ठीक है। तो ये जो मैं बताया हूँ बुक, ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। मैं बुक का जितने भी PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है ना, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं पशुपति, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आपका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा C यानी इंद्र, ठीक है ना, इंद्र भगवान, ठीक है। तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र भगवान थे, ठीक है। तो देखिए कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो देखिए आपका आंसर है A यानी राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए राजस्थान से और कौन कौन से पूछेंगे, तो देखिए राजस्थान से कालबेलिया हो गया, दूसरा हो गया घूमर, ठीक है ना, दूसरा हो गया घूमर। अब देखिए पूछेगा कि कालबेलिया को वर्ल्ड यूनेस्को में कब शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शंस आएंगे 2010 में कालबेलिया को 10 में वर्ल्ड यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना।
चलिए वहीं पे बिहार की बात कर लें तो बिहार में कौन से नृत्य होते हैं, तो डोमकच, ठीक है ना, डोमकच। बिहार में डोमकच होता है, फिर से जट जाटिन होता है, ठीक है ना, जट जाटिन ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का देखिए आप लोग कमेंट में करेंगे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है ना। आप लोग का होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है। अब देखिए मणिपुर से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आएगा कि मणिपुरी नृत्य के जनक कौन है, ठीक है ना। मणिपुरी नृत्य के जनक कौन है, तो गुरु बिपिन सिंह, ठीक है, गुरु बिपिन सिंह, ठीक है ना, गुरु बिपिन सिंह। मणिपुरी नृत्य के जनक कौन है, तो गुरु बिपिन सिंह। और आपका होमवर्क क्या रहेगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। देखिए राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो इसे कितने अवधि के अंदर इसे भरना आवश्यक है। आपके ऑप्शन है 60 दिन, ऑप्शन है 90 दिन, 6 महीना या 1 वर्ष। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि कितने जल्दी से भरा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी 6 मंथ, ठीक है ना, 6 मंथ यानी 6 माह, ठीक है। देखिए अगर राष्ट्रपति के पद खाली हो और वहां पे उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब इस हालत में कौन पद ग्रहण करेगा, तो आप लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के जज पदभार संभालेंगे, ठीक है ना। तो आप बताएंगे, आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए, कमेंट में आप लिखेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, ठीक है ना, और कितने नंबर के हैं। आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 35 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना। ऑप्शन है केरल, बिहार, सिक्किम या उत्तराखंड, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए पहला नंबर तो केरल हो नहीं सकता, क्योंकि केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। ये यहाँ पे 93% साक्षरता लोग है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं केरल के, ठीक है। और सबसे गरीब राज्य पूछा है, तो देखिए यहाँ के ऑप्शन आ जाएंगे बी, यानी बिहार। विश्व आनंद किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, विश्व आनंद किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, शतरंज, हॉकी या कैरम, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो विश्व आनंद जी किस खेल से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शतरंज से हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हर गोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन हैं रसायन, बी भौतिकी, सी खेलकूद या डी चिकित्सा एवं विज्ञान। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए हर गोविंद खुराना पुरस्कार आपके डी यानी चिकित्सा विज्ञान से है ना, ठीक है, चिकित्सा एवं विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए हर गोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, आप अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करेंगे। तो देखिए हर गोविंद खुराना जी को चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था, ठीक है ना, 1968 में दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्ष 2021 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है ना। ये देखिए ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये वीवीआई प्रश्न है, पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है ना। वर्ष 2021 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार, झारखंड, केरल या बंगाल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि कहाँ पे हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है ना। तो मोपला विद्रोह आपके हुए थे, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, तो 1921 में। कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि बिहार का विभाजन कब हुआ था, ठीक है, बिहार का विभाजन कब हुआ था और बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार का विभाजन सन 1912 में हुआ था, ठीक है, 22 मार्च 1912 में बिहार का विभाजन हुआ था, ठीक है। वहीं पे झारखंड का विभाजन कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था, ठीक है ना, सन 2000 में झारखंड का विभाजन हुआ था। वहीं पे बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो मैं बता दूं कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में करेंगे कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी इटली, तीसरा है आपका रूस, चौथा है आपका स्पेन, ठीक है ना। तो यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इटली, ठीक है,
आपके आंसर है इटली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने जीता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ठीक है ना। तो ऑप्शन है अक्षांश रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी देशांतर रेखा, या डी आर्कटिक रेखा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप क्या है? देखिए जो आप लोग पोस्टल भेजते हैं, ठीक है ना, जो चिट्ठी आप लोग भेजते हैं, तो डाक पते में उपयोग, जो चिट्ठी भेजते हैं तो वहाँ पे जो पता एड्रेस आप लोगों का लिखा रहता है, जो पिन लिखते हैं आप लोग पिन कोड, तो पिन कोड लिखते हैं। ठीक है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पिन नंबर का फुल फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर बी पोस्टल इंडेक्स नंबर, या ऑप्शन नंबर सी पोस्टल इंडियन न्यूमेरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पोस्टल आइडेंटिटी न्यूमेरल। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, तो आपका पिन नंबर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है ना, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन है 19 नवंबर 1996, या बी 27 दिसंबर 1945, या सी 1 जनवरी 1995, या डी 29 अप्रैल 1997। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि रासायनिक हथियार निषेध का संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, 29 अप्रैल। ठीक है, 29 अप्रैल 1997। ठीक है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना की रैंक कौन सी है? ठीक है ना, भारतीय वायुसेना की रैंक कौन सी है एयरफोर्स की? ठीक है ना, मेजर, लेफ्टिनेंट, या रियर एडमिरल, या स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है ना, स्क्वाड्रन लीडर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1529, बी 1528, सी 1526, या डी 1530। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे। देखिए आज मैं पानीपत से रिलेटेड आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि हर बार ये पूछने के चांसेस रहते हैं और इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बता दूं कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 1526 में हुआ था। चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। वहीं प्रश्न आ जाएगा आपसे कि पानीपत का युद्ध 1526 में किसके युद्ध हुआ था? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए बाबर। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि युद्ध क्षेत्र में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है ना, युद्ध क्षेत्र में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने उसे इब्राहिम लोदी को मार दिया था। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न आएंगे। देखिए बाबर का जन्म पूछ सकता है। ठीक है ना, बाबर का जन्म पूछ सकता है। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बाबर का जन्म हुआ था 1428-83 में। ठीक है, पे हम लोग अपने क्वेश्चन पे चला देखिए। देखिए 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1529 में आप लोगों का घग्गर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, घग्गर का युद्ध हुआ था 1529। किसके बीच हुआ था? तो अफगान, मराठा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है ना, अफगान प्लस मराठा, अफगान प्लस मराठा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है ना, बाबर के बीच में हुआ था। वहीं पे बता दूं कि 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1528 में आप लोगों का चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करेंगे। 1483 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म
कहाँ हुआ था? तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जल्दी से कमेंट करेंगे, कुशीनगर, लुम्बिनी, वैशाली व सारनाथ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, लुम्बिनी में। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। देखिए भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। वहीं पे इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व में। देखिए भगवान गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? तो भगवान गौतम बुद्ध के माता जी का नाम था माया देवी, ठीक है, माया देवी, ठीक है, माया देवी। वहीं पे पिता की बात कर लें तो पिता का नाम था सुशोधन, ठीक है ना, सुशोधन, ठीक है, सुशोधन, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लास में ही याद हो गए होंगे। इस तरह के मैं डेली आप लोगों को क्लास कराऊंगा दोस्तों, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर पहले मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहीं पे इस क्लास का पीडीएफ देता हूं दोस्तों, डेली देता हूं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, पूछने के 100% चांस रहते हैं दोस्तों। तो ये पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक क्वेश्चन को आप लोग भी याद करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।